बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो चैप्टर था उसी को हमने कंटिन्यू किया था। उसी का एक टॉपिक आज हमने पढ़ना है जिसको हम कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर का सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट था वो हमने कर लिया था। वेव्स के जो टाइप्स है उसको हमने किया है, उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक आता है कि डैम्पिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डैम्पिंग को समझना है। डैम्पिंग होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, तो ये याद रखें। डैम्पिंग का मतलब होता है एनी अफेक्ट, ऐसा असर जो क्या करे, यानी ये एक अफेक्ट है। ठीक है, ये एक अफेक्ट है जो करता क्या है, that tends to reduce the amplitude of oscillation, या oscillatory body। ठीक है, उस अफेक्ट को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड डैम्पिंग। ठीक है, देखें एक होता है डैम्पिंग, एक है डैम्प ओसिलेशन, इन दो में फर्क है। ठीक है, डैम्प का मतलब एक असर, ये एक असर है जो इस चीज की कोशिश करता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी ओसिलेट कर रही है, उसके ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है ये क्या काम करता है, उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। कोशिश करता है कि एक बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाए और वो जाके मीन पोजीशन के ऊपर वो बॉडी रेस्ट पे आ जाए, रुक जाए। तो ये एक असर है जो कोशिश करेगा एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करने की। किसका, कोई भी ओसिलेशन है या कोई भी ओसिलेटरी सिस्टम है, कोई भी बॉडी ओसिलेट कर रही है, ये उस ओसिलेटरी बॉडी की या उस ओसिलेटरी सिस्टम की मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। यानी ये एक असर है कि जब किसी ओसिलेटरी बॉडी के ऊपर ये एक्ट होता है तो इस असर की वजह से वो बॉडी, उस बॉडी का जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है उसमें कमी आती जाती है। एम्पलीट्यूड का मतलब जो भी उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर की होती है उसको ये रिड्यूस करता जाता है और लास्ट पे उसको क्या कर देता है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आ जाता है। ठीक है, ये करता कैसे है, सबसे पहले एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि सपोज करें हमारे पास एक ये एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम है, इधर हमने इसके साथ कोई ना कोई मास बांधा हुआ है। ठीक है, इस सिंपल पेंडुलम को हम यहां से सपोज करें यहां हमने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस करवा दिया है। इसकी ये पोजीशन क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह इस साइड पर भी इस सिंपल पेंडुलम को हम क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस करवा देते हैं। ये पोजीशन भी हमारे पास कौन सी आ जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पोजीशन है हमारे पास मीन पोजीशन। अच्छा, अब ये जो सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम ने यहां मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किए उसी को हम नाम देते हैं किसका, एम्पलीट्यूड का। यानी इसकी ये साइड में ले लेता हूं, इसकी यहां से यहां तक ये जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को तो हम नाम देते हैं एक्स नॉट का, एक्स नॉट, जो क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जब ये बॉडी ओसिलेट करती है, ये सपोज करें इसने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक फासला कवर किया, फिर एक्सट्रीम से मीन तक, फिर मीन से एक्सट्रीम तक, ये इस मीन पोजीशन के आगे पीछे या इस मीन पोजीशन के इलाम क्या करती जाती है, ओसिलेट करती जाती है। अब अगर डैम्प है, सिस्टम के अंदर डैम्पिंग ले आए, ये असर लेके आ जाए। ठीक है, इस असर की वजह से इस बॉडी की ओसिलेशन, पहले ये बॉडी यहां तक आई है, अगले ओसिलेशन में क्या होगा, ये बॉडी अगले ओसिलेशन में अपना एम्पलीट्यूड क्या करेगी, कम कर देगी।
ये बॉडी यहां तक आ जाएगी, इस पोजीशन तक। यानी अगर पहले यहां तक एम्पलीट्यूड था, ये एम्पलीट्यूड था जिसको हम x01 दे देंगे, दूसरे ओसिलेशन में ये इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं x02 का। अगले ओसिलेशन के अंदर ये मजीद इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मजीद इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं x03 का। ठीक है, x03 का मतलब जब थर्ड ओसिलेशन इसने की है तो इसका एम्पलीट्यूड अब ये है। अब देखिए थर्ड ओसिलेशन में इतना एम्पलीट्यूड है, दूसरे एम्पलीट्यूड यानी पहले ये था एम्पलीट्यूड, अब ये हुआ, अब ये हुआ, करते करते ये एक टाइम आएगा कि ये मेन पोजीशन के ऊपर आके क्या कर जाए, रुक जाए। ठीक है, अब ये अफेक्ट ऐसे कैसे एक्ट होता है, ठीक है ना, इस यानी ये एम्पलीट्यूड कम क्यों होता है, इधर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये बॉडी ओसिलेट करने के बजाय कुछ टाइम के बाद, कुछ लम्हे के बाद ये मीन पे आके रुक जाती है। देखिए डैम्पिंग के अंदर हमें पता है कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट हो रही होती है। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्सेस इधर एक्ट होती है, और वो कौन कौन सी होती है, सपोज करें एयर रेजिस्टेंस, यहां पर हवा की जो रेजिस्टेंस है, एक तो ये एक्ट हो रहा है ये फोर्स, दूसरा इधर फ्रिक्शन भी है, इस सिस्टम में फ्रिक्शन भी क्या है, मौजूद है। फ्रिक्शन होने की वजह से, रेजिस्टेंस होने की वजह से, एयर की रेजिस्टेंस होने की वजह से ये सिस्टम क्या करता है, जब ओसिलेट करता है कुछ वर्क करेगा, किसके अगेंस्ट, एयर की मुज़ाहमत के अगेंस्ट, यानी हवा के साथ ये मुज़ाहमत करेगा, तो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, खर्च करेगा, किसके अगेंस्ट, एयर के अगेंस्ट। और इस सिस्टम में फिर फ्रिक्शन भी मौजूद है, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस सिस्टम के या इस ओसिलेटरी मोशन के एम्पलीट्यूड में फिर डिक्रीज आता जाता है, और ये डिक्रीज आना, उसी को तो हम नाम देते हैं फिर ये अफेक्ट, जो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से किसी सिस्टम के अंदर यानी एक्ट हो रहे हैं दोनों फोर्सेस या दोनों रेजिस्टिव फोर्सेस, ये जब एक्ट होते हैं तो इसमें एक अफेक्ट पैदा कर देते हैं कि ये उस सिस्टम के एम्पलीट्यूड के अंदर कमी पैदा करते हैं। यानी ये एम्पलीट्यूड था पहले, ये वक्त के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाती है। यानी अगर पहले ओसिलेशन में ये मीन पोजीशन थी, दूसरे ओसिलेशन में मजीद कम हो जाएगी एम्पलीट्यूड, तीसरे ओसिलेशन में मजीद, और करते करते बॉडी आखिर पे मीन पोजीशन के ऊपर जो अनस्टेबल पोजीशन है या ये जो स्टेबल पोजीशन है या अनडिस्टर्ब पोजीशन है उस पे आके ये रुक जाएगी। अब यहाँ पर ये दो फोर्सेस लग रही होती हैं, इन फोर्सेस की वजह से फिर जो इनमें असर पैदा होगा उसका एम्पलीट्यूड कम करना, उसी को फिर हम नाम देते हैं डैम्पिंग, यानी डैम्पिंग। ठीक है, अच्छा अब अगर ये एयर, इस डैम्पिंग के अंदर दो और ओसिलेशन आ जाते हैं, दो यानी टाइप्स आ जाते हैं, एक को कहते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन, एक को हम कहते हैं अनडैम्प्ड ओसिलेशन। यानी अगर हमारे यहाँ पर मैं लिख देता हूं, एक को हम कहते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन, डैम्प्ड ओसिलेशन या डैम्पिंग ओसिलेशन ये भी कह सकते हैं। ये डैम्प्ड ओसिलेशन और अनडैम्प्ड ओसिलेशन, इसमें फर्क है। अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रेजिस्टिव फोर्सेस भी है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, तो तब क्या होगा, बॉडी की एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आता जाएगा। अब इस वक्त जो बॉडी ओसिलेट करेगी कुछ टाइम बाद वो मीन पोजीशन के ऊपर रुक जाएगी। अब बॉडी की जो ये ओसिलेशन है, उस ओसिलेशन को फिर हम नाम देते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन। क्यों, इधर डैम्प एग्जिस्ट कर रहा है, इधर एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, इधर डैम्प अफेक्ट पैदा हो रहा है। अगर ऐसा कर दे कि एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दे या फ्रिक्शन खत्म कर दे, रेजिस्टिव फोर्सेस को खत्म कर दे, इस सिस्टम के यानी ओसिलेशन में ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसको खत्म कर दे, हवा नहीं है सपोज करते हैं, फ्रिक्शन नहीं है, तो तब इस सिस्टम की जो ओसिलेशन होगी उसको फिर हम नाम देते हैं अनडैम्प्ड ओसिलेशन, अनडैम्प्ड ओसिलेशन। ये अनडैम्प्ड ओसिलेशन बन जाता है द सिस्टम इन विच या द ओसिलेशन इन विच
the amplitude of a vibrating body remain constant, वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाता है। जबकि डैम्प्ड जो है the oscillation of a vibratory body in which the amplitude decreases gradually with the passage of time, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, टाइम के लिहाज से वो डिक्रीज होता है और आखिर पे बॉडी रेस्ट के ऊपर आ जाती है। अनडैम्प्ड में जब रेजिस्टिव फोर्सेस ही नहीं है, ये अफेक्ट कहां से पैदा होगा? जब तक उसमें रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो। रेजिस्टिव फोर्सेस को हम खत्म कर दें तो इस वक्त जो फिर ऑसिलेशन है वो अनडैम्प्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये दो इसके टाइप्स थे, छोटी छोटी डिफिनेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, the oscillation in which the amplitude of a vibrating body decrease gradually with the passage of time. Undamped के अंदर the oscillation of a vibratory system या vibratory body in which the amplitude remain constant is known as undamped oscillation. ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। अब इधर एक ग्राफ के जरिए इसको जरा समझते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड में कमी या ज्यादती है ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, डिफिनीशन वगैरह मैंने लिख दिया। टॉपिक थोड़ा सा छोटा है मगर इसका कंसेप्ट आपने समझना है। ठीक है ना, डैम्प्ड के कहते किसे? डैम्प्ड का मतलब असर है, असर। हम देखते हैं ना कि एक फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट होती है तो वो असर शो करती है, असर, यानी वो उस बॉडी के मोशन में, उस बॉडी के हालत के अंदर तब्दीली लाती है। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लेके आ जाता है, और अगर एक बॉडी है वो फोर्स उस बॉडी को, यानी अगर वो रेस्ट के ऊपर है वो मोशन में लाएगा, अगर मोशन में तो उसको रेस्ट में ले आता है। ठीक है, ये भी एक असर है फोर्सेस का, रेजिस्टिव फोर्सेस का एक इफेक्ट है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, अगर मैं इधर ग्राफ के जरिए बनाऊं, यहां पर सपोज करें यहां पर हमने ये डिस्प्लेसमेंट जो है ड्रा कर दी है, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, ये सपोज करिए यहां मैं टाइम ले लेता हूं, टाइम के साथ साथ यहां इसकी फर्स्ट ऑसिलेशन है। सपोज करें हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि इसकी हमारे पास ये कौन सी ऑसिलेशन है? फर्स्ट ऑसिलेशन के अंदर ये बॉडी क्या करती है ये देखें। ये पहला यानी फर्स्ट ऑसिलेशन में इसका ये एम्पलीट्यूड है, दूसरे में ये होगा, और थर्ड के अंदर ये एम्पलीट्यूड आ जाता है, यानी डिक्रीज उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये वाला भी छोटा कर देते हैं, ये देखें, बल्कि ऐसा करते थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाते, आपको नजर भी आए। अच्छा ये देखें जरा, ये इसकी मीन पोजीशन है, यानी ये टाइम हमने लिया हुआ है। यहाँ पर ये बॉडी की ऑसिलेशन को हम शो करवाते हैं। ये उसकी सपोज करें पहली ऑसिलेशन थी, दूसरे में ये ऑसिलेशन है, और तीसरे के अंदर ये ऑसिलेशन है, और बॉडी आखिर पे जाके मीन पे रुकेगी। तो ये जरा देखें, फर्स्ट ऑसिलेशन में बॉडी के पास ये एम्पलीट्यूड था, ये x01 है, दूसरे में देखें वो कम हो गया है, ये x02 है, तीसरे के अंदर फिर मजीद उसके अंदर डिक्रीज आया है x03। तो ये याद रखिए। ठीक है, अच्छा ये एम्पलीट्यूड सपोज के ऊपर वाला हम पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाला यानी यहाँ पर नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, यानी x0, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, या ये एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, ये एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव। आपकी किताब के अंदर भी ये ग्राफ बना हुआ है। तो ये देखें, पहले ये एम्पलीट्यूड था, अगले में डिक्रीज हुआ, यानी ये एम्पलीट्यूड है, अगले में फिर डिक्रीज हुआ। हर ऑसिलेशन के बाद बॉडी के एम्पलीट्यूड में क्या आ रहा है? चेंज आता जा रहा है, डिक्रीज आता जा रहा है, और इस डिक्रीज आने को ही हम फिर यानी वो अफेक्ट डैम्पिंग कहलाएगा। फिर ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, यानी टाइम के साथ साथ टाइम गुजरता जा रहा है, एम्पलीट्यूड के अंदर डिक्रीज आती जा रही है, आखिर पे बॉडी मीन पे आके रुकेगी। तो इस वक्त फिर ये ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसकी कुछ और यानी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें एक एप्लीकेशन, किताब के अंदर एक एप्लीकेशन दी गई है जिसको हम नाम देते हैं शॉक ऑब्जर्वर का। ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर, जिसको उर्दू में आई थिंक शॉक ऑब्जर्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये किस तरह के होते हैं ये देखें। ये हमारे पास एक यूं समझ ले छोटा सा कंटेनर होता है, ये छोटा सा एक कंटेनर है।
ठीक है। इस कंटेनर के अंदर यानी यहाँ पर इसका यूज समझिए, ढक्कन है या पिस्टन है, इसमें एक राड होता है, ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे राड होता है, इस राड के साथ इधर भी पिस्टन लगा होता है, और ये वाली जगह ऊपर टायर के साथ, ये गाड़ी के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ये कुछ इस किस्म का है, यहाँ पर एक हुक बनी होती है जो नीचे किसके साथ कनेक्टेड है, यानी टायर के साथ, और इस पिस्टन के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, और इस छोटे से कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक विस्कस ऑयल जो है, विस्कस ऑयल इसको यानी ये उससे भरा होता है, फील्ड किया होता है। अच्छा, अब होता क्या है, ये शॉक ऑब्जर्वर किस तरह ऑसिलेट करता है, देखें जब ये ऊपर से इसके ऊपर झटका लगता है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है, और यहां से इस विस्कस जो अंदर जितना भी विस्कस ऑयल भरा हुआ है वो इन सुराख से निकलने की कोशिश करता है, यानी सुराख से निकल जाता है। ठीक है, जहां पर सुराख होंगे वहां से ये जो ऑयल है ये क्या कर जाता है, गुजर जाता है। मगर अगर ये पिस्टन है, सपोज करें यहाँ पर सुराख है, ये ऊपर से जोर देता है, इस विस्कासिटी जो ऑयल है उसकी विस्कासिटी की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो इसको ऊपर रखेगी, यानी ये पिस्टन नीचे आना चाहता है, ये फोर्स ऊपर जानी चाहती है। तो अगर इसने पहले ऑसिलेशन एक एम्पलीट्यूड तक कर ली, अगले ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, यानी अगर एक यही पिस्टन पहले यहाँ पर था, इसने फर्स्ट ऑसिलेशन की, यहाँ तक आया और दोबारा मीन से ऊपर एक्सट्रीम, यानी पहले ऑसिलेशन में उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, अगले ऑसिलेशन में ये कम हो जाएगा, अगले ऑसिलेशन में उससे भी कम, और आखिर पे उसी मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर जाता है, 10। यानी ये अगर मीन था तो यहाँ से एक्सट्रीम तक गया, दोबारा मीन तक, अगले में मजीद ये कम होता जाएगा और मीन पे जाके रुकेगा। यानी यहाँ पर इसकी मुसलसल ऑसिलेशन को ये जो विस्कस ऑयल है ये क्या करता है, उसकी ऑसिलेशन के मैग्नीट्यूड यानी जो एम्पलीट्यूड है उसको मुसलसल डिक्रीज करता जाता है, इसलिए इसको डैम्पिंग ऑसिलेशन यानी डैम्पिंग के एप्लीकेशन में लिखा है। अच्छा, अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये उतना ही जल्दी कम होगा, यानी वो ऑसिलेशन, वो जो पिस्टन है वो उतना जल्दी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगा, उसका एम्पलीट्यूड उतना जल्दी जो है कम होगा जब हम यहाँ पर इस ऑयल, जो भी ऑयल हमने यहाँ पर यूज किया है उसकी जितनी भी विस्कोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, जितनी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी रेजिस्टिव यानी जो फोर्स लगेगी एम्पलीट्यूड के अंदर जो कमी पैदा करेगी फोर्स वो भी डिक्रीज होती जाएगी, और आखिर पे ये पिस्टन उतना ही जल्दी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 2-3 किस्म के ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है ना। सवाल ज़हन के अंदर आता है, अगर हमारे पास एक बॉडी है, सपोज करें वही सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम, इसके अंदर अगर हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है, अगर ये बॉडी, ये मास जो एक सिंपल पेंडुलम है जो बाब हमने बांधा हुआ है, ऐसा कर जाए ये जो ऑसिलेशन है बॉडी की, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि ये बॉडी टाइम टू टाइम के लिहाज से यानी टाइम के साथ साथ ये क्या कर दी जाए, एक अपनी ही यानी मीन पोजीशन के ऊपर आगे रुक जाए, इस वक्त ये फिर कुछ ऑसिलेशन बनते हैं, यानी कुछ डैम्पिंग के फिर टाइप्स बनते हैं। ज़हन में सवाल आता है, अगर एक बॉडी टाइम के साथ साथ मीन पोजीशन के ऊपर रुक जाए, एक ये कांसेप्ट। दूसरा, अगर बॉडी अचानक एक्सट्रीम से मीन पे आके रुक जाए, मीन से आगे गई चली ही ना जाए, ये देखे ना एक्सट्रीम पे गई है दोबारा मीन पे ही आके रुक जाए, इतनी जल्दी उसकी एम्पलीट्यूड में कमी आ जाए कि वो मीन पे ऑसिलेट ही ना करे, ऑसिलेट आगे मीन से गुजर ही ना जाए, इसको भी हम फिर अलग डैम्प के अंदर रखेंगे। जाहिर बात है, एक बॉडी अगर टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो गई है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है, तो ये अलग डैम्पिंग ऑसिलेशन होगी। लेकिन अगर एक बॉडी मीन से दोबारा एक्सट्रीम तक आने से पहले या मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक गई है, ये अलग ऑसिलेशन होगी। अगर एक बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर आई ही नहीं है, पहुंची ही नहीं है, उससे पहले ही तो वो कहीं जाके रुक गई है या उसको रुकने में काफी टाइम लग गया है, तो ये अलग ऑसिलेशन हो। तो 3 तरह की ऑसिलेशन है, जिसमें अगर हम देखें, एक है हमारे पास अंडर डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है, एक अंडर डैम्प ऑसिलेशन होता है।
अंडर डैम्प ऑसिलेशन के अंदर होता क्या है इसमें, ओके, अंडर डैम्प ऑसिलेशन में अगर एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है और वो टाइम के साथ साथ मीन पोजीशन के ऊपर आ गए, रुक गई है, ये अंडर डैम्प ऑसिलेशन। अंडर डैम्प के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ऑसिलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये ग्रेजुअली यानी टाइम के साथ साथ इसकी ऑसिलेशन क्या होती है, कम होती है, लेकिन ये याद रखें इसमें जो बॉडी है वो मीन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट होती है और एक वक्त आता है कि वो बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाती है, ठीक है। फिर ऐसी ऑसिलेशन कहलाती है अंडर डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प मौजूद है, उस डैम्प की वजह से बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक गई है, ये फिर अंडर डैम्प ऑसिलेशन है। अगर ऐसा हो जाए, एक और ऑसिलेशन है जिसको क्रिटिकल ऑसिलेशन कहते हैं या क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम जो अभी हमने यहाँ पर लिया है, एक सिस्टम है वो एक्सट्रीम तक चला गया है, मीन से एक्सट्रीम तक, दोबारा वापस अचानक यानी क्विकली, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्विकली क्या कर जाए एम्पलीट्यूड के अंदर, उसके एम्पलीट्यूड में अचानक डिक्रीज आ जाए, एम्पलीट्यूड क्विकली डिक्रीज कर जाए और वो बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाए, मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाए, मीन से आगे जाए ही नहीं, वो मीन के ऊपर ऑसिलेट ही ना करे, बल्कि जब एक्सट्रीम तक चली जाती है वापस आते आते उसका एम्पलीट्यूड, उसकी एनर्जी डिसिपेट हुई हो जाती है एयर सिस्टम में, फ्रिक्शन में, ये मीन से आगे गुजरने के बजाय मीन के ऊपर ही क्या कर जाती है, तैर जाती है, ये फिर क्रिटिकल डैम्प ऑसिलेशन कहलाता है। इसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल डैम्प ऑसिलेशन। एक तीसरी नंबर पे यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको हम नाम देते हैं आवर डैम्प ऑसिलेशन। ये तीसरे नंबर पे ऑसिलेशन है। इसको इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आपकी किताब के अंदर इनके भी कंसेप्ट मौजूद है, ठीक है, अंडर डैम्प, आवर डैम्प और क्रिटिकल ऑसिलेशन। आवर डैम्प के अंदर क्या होता है, अगर ये बॉडी एक्सट्रीम तक गई है, एक्सट्रीम से वापसी पर क्या हुआ है कि मीन तक पहुंची ही नहीं है, यार इतना टाइम लग रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड यानी डिक्रीज हो रहा है और रास्ते में वो एनर्जी को डिसिपेट करती हुई जा रही है आराम से, और मीन से पहले वो कहीं जाके रुक जाए, यानी इसके अंदर बॉडी मीन पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती, ये मीन पोजीशन तक इसकी ऑसिलेशन हो नहीं पाती और ये कहीं मीन पोजीशन से पहले जाके कहीं ना कहीं पे या स्टॉप कर जाती है, या काफी टाइम लग रहा है इसको मीन तक आने के लिए, बहुत ही टाइम लग रहा है ये मीन को यानी टच करने के लिए या मीन तक अपनी पोजीशन को लेके आने के लिए, ठीक है। तो इसमें बॉडी उससे पहले जाके कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो तीन तरह के ऑसिलेशन है। अंडर डैम्प में के अंदर सिस्टम ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है टाइम के साथ साथ, क्रिटिकल में अचानक बॉडी एक्सट्रीम से मीन पे आके रुक जाए, ओवर डैम्प के अंदर बॉडी एक्सट्रीम से मीन से पहले कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाए, स्टॉप कर जाए, उसकी ऑसिलेशन खत्म हो जाए या उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने में काफी टाइम लग रहा है, ये हमारे पास ओवर डैम्प ऑसिलेशन कहलाता है। तो ये तीन तरह के जो थे ऑसिलेशन भी थे। इसको थोड़ा जल्दी ग्राफ के जरिए अगर हम देखें, ग्राफ जो किताब उन्होंने बनाया है उस ग्राफ को जरा देखते हैं। उस ग्राफ के अंदर होता क्या है, यानी अगर हम इन तीनों ऑसिलेशन को एक ग्राफ के अंदर अगर समझें, ग्राफ में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें ना, अगर हमारे पास ये ग्राफ बना लेते हैं, ये टाइम है इस साइड पे और यहाँ पर एम्पलीट्यूड है एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आपके पास एक बॉडी है वो अंडर डैम्प ऑसिलेशन में है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है और बॉडी आखिर पे मीन पे आके रुक जाती है। यानी ये यूं समझ लें, ये वाली ऑसिलेशन हमारे पास अंडर डैम्प है, ठीक है, अंडर डैम्प ऑसिलेशन है। अगर एक बॉडी है वो अचानक क्या कर जाए, यानी ये सपोज कर यहाँ से बॉडी आई है और यहाँ पर ये अचानक आके मीन पोजीशन के ऊपर
रुक जाए, ये हमारे पास फिर क्रिटिकल बन जाता है। और अगर एक बॉडी है ये एक्सट्रीम से उसको यानी आने के लिए मीन तक आते 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 ये मीन से पहले कहीं ना कहीं रुक जाए या उसको रुकने में टाइम लग रहा है, तो ये फिर क्या कहलाता है, आवर डैम्प जो है ओसिलेशन कहलाता है। ठीक है, किताब के अंदर ये ग्राफ थोड़ा क्लियर बना हुआ है, इधर जो है थोड़ा सा जो है आपको नजर नहीं आएगा, किताब में आप ये ग्राफ मजीद इसको वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट डैम्पिंग, डैम्प ओसिलेशन, अनडैम्प ओसिलेशन, उसकी एप्लीकेशन, ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम फिर वेव्स की तरफ जाएंगे, वेव के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।